हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। आप देख रहे हैं हमारी विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का वीडियो, जहां हम डे 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जनरल स्टडीज 1 के 4 क्वेश्चंस में आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड दीज 4 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट ऑफ आवर जीएस 1 सिलेबस। जीएस 1 के सिलेबस में यूनिट 1 सब यूनिट 2 इज डेडिकेटेड टू दी वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां पर कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और जो वेरियस वर्ल्ड आइडियोलॉजीज हैं जैसे नाजिज्म है, कम्युनिज्म है, फाशिज्म है, इनके ऊपर आपको सवाल पूछे जाते हैं। वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं और ये बेसिकली जो सवाल है वो ज्यादातर आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एक्चुअल एग्जाम के अंदर। तो उन्हीं सभी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए थे और मुझे उम्मीद है वो क्वेश्चंस आज सुबह हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध थे डाउनलोड करने के लिए। आपने उन्हें डाउनलोड करके उनके आंसर्स जरूर लिखे होंगे और उन आंसर्स को लिखने के बाद आज अब हम उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो इंडिकेटिव आंसर्स मैं आपको दूंगा उन क्वेश्चंस के वो काफी बड़े हैं। वर्ल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, वो इसलिए क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज दीज इंडिकेटिव आंसर्स आर नॉट मॉडल आंसर्स। ये आपके लिए नोट्स भी हैं, आपको वो सारी चीजें समझाने के लिए और बताने के लिए भी है, जिनको आप नोट्स की तरह रिवीजन के लिए भी यूज कर सको मेंस एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, पूरे आंसर्स का कॉपी नहीं होना चाहिए आपके आंसर में। वर्ल्ड लिमिट का आपको जरूर पालन करना है, मेरे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड यू विद ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, राइट। तो एक एक करके हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू दी कैपिटलिज्म। तो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 नंबर का क्वेश्चन। हालांकि 4 नंबर के क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए आपको नहीं पूछे जाते हैं, प्रीवियस कुछ ईयर्स में हमने देखा ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्वेश्चन के क्रक्स के ऊपर जंप करेंगे, उसका आंसर आप लोग लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म बतानी है। तो कैपिटलिज्म की डेफिनेशन लिखो इंट्रोडक्शन में कि इट इज एन इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप, राइट। कि सारे जो मींस ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन है वो प्राइवेट ओनरशिप उनकी होनी चाहिए, पब्लिक ओनरशिप, साझा ओनरशिप, कम्युनिटी की ओनरशिप वहां पर नहीं होती है। और जो गोल होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, फायदा बनाना, यही आपका गोल होता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए कि मनी होगी स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद जो प्राइवेट पर्सन है उन्हीं के हाथ में सारे एसेट्स होंगे। नेक्स्ट कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट होंगे, मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस होगा, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, और सोशल, अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी, जैसे सोशल इनइक्वालिटी यूजुअली कैपिटलिज्म के साथ एसोसिएट की जाती है। मार्केट मोनोपोली है, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं होता है कैपिटलिज्म के अंदर। तो ये जितने भी बेसिक फंडे हैं कैपिटलिज्म के, वो आप एक एक करके पॉइंट वाइज यहां पर लिख देंगे। सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए, डिस्क्राइब द बेसिक टेनेट्स ऑफ नाजिज्म। नाजिज्म के अगर बेसिक टेनेट्स देखो, 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1 2 3 4 करके फटाफट से टेनेट्स जो है नाजिज्म के आप लोग वहां पर लिस्ट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे। तो नाजिज्म को सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा, नेशनल सोशलिज्म और नाजिज्म इज द आइडियोलॉजी एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो कि 20th सेंचुरी जर्मन नाजी पार्टी से जुड़ी हुई है। वहां से इसका ओरिजिन जो है वो निकल कर आता है। मोर एक्सट्रीम हो जाता है नाजिज्म बोथ इट्स आइडियल में, फार राइट आइडियल्स होते हैं इसके। ठीक है, पहला क्या है कि नेशनलिज्म का फार एक्सट्रीम रूप आपको देखने को मिलता है नाजिज्म में। ठीक है, और इसके नेशनलिज्म के साथ हम जो थोड़ा सा जीनोफोबिया देखते हैं, दैट इज हेट्रेड टुवर्ड्स और डिसलाइकिंग ऑफ अदर ग्रुप्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम योर नेशन, वो चीज आपको यहां पर ज्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलती है। ठीक है, तो आइडियाज में भी एक्सट्रीम है, प्रैक्टिस करने में भी, उसको एक्सिक्यूट करने में भी एक्सट्रीम है। तो ये एक एंटी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, थ्योरेटिकल मूवमेंट है और विल ऑफ द कैरिज्मेटिक डिक्टेटर, एक पर्टिकुलर लीडर है जिसकी इमेज के ऊपर, जिसके परसेप्शन के ऊपर ये पूरा नाजिज्म जो है वो सेंटर अराउंड होता है। ये कॉमन कुछ फीचर्स हैं नाजिज्म के और फाशिज्म के। वो कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, ये आंसर्स के लिए नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक पर्टिकुलर फिगर या एक पर्टिकुलर पार्टी की वहां पर जो है वो डोमिनेंस हो जाना, राइट। उसके अलावा एंटी इंटेलेक्चुअल होना, डिबेट्स, डिस्कशन और डिफरिंग ओपिनियंस को अलाउ ना करना, और थ्योरेटिकली पूरे इकोसिस्टम्स के ऊपर अपना जो है डोमिनेंस बनाने की कोशिश करना, ये नाजिज्म और फाशिज्म दोनों में ये चीजें जो है वो कॉमन है। फिर बेसिक टेनेट्स आ जाते हैं। वो सारे टेनेट्स मैंने यहां पर आपके लिए नोट डाउन कर दिए, प्रायोरिटी वाइज आप अपने आंसर के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लिमिट उसको इंक्लूड करेंगे। एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है, ठीक है, ऑल क्लासेस वो मस्ट, देश की जो है वो एक साथ रहें, यूनाइटेड रहें और सबका कॉमन तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए। इसमें आपका लैंग्वेज, लिटरेचर, खाने का, पहनने का तरीका, सोशल कस्टम, ये सब चीजें जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा। सिंगल लीडर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट लीडर्स और उनकी पावर जो है वो एक जैसी नहीं होती है। एक लीडर है जो सुप्रीम होता है, बाकी जो लीडर्स होते हैं या बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक हायरार्की में रहते हैं, एंड ऑल ऑफ देम दे आर सबसर्विएंट, दे आर ऑल स्मॉलर देन अ वन सिंगल लीडर। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है नाजिज्म के अंदर।
फिर आती है इसमें आपकी जो लीडर है वो एक हीरो है। इट इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर, वो आपके लिए एक हीरो है। हीरो का मतलब समवन हु हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज, राइट, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज ही आपकी सभी समस्याओं का निवारण है। ये चीजें जो है वो प्रोपोगेट की जाती है। वन पार्टी सिस्टम होता है नाजिज्म के अंदर, एक ही पार्टी अलाउड होती है, एक से ज्यादा डिफरिंग ओपिनियन जैसे मैंने कहा वो वहां पर अलाउ नहीं होते हैं। इसके अलावा टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है वो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखती है, इकोनॉमी से लेकर, सोसाइटी से लेकर, रिलीजन से लेकर, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन एवरीथिंग। अब यहां पर आप एक चीज देखोगे, जब हम नाजिज्म की बात करते हैं तो बिल्कुल हम जर्मनी और जर्मन हिस्ट्री को तो वहां पर छुएंगे, लेकिन बी ऑलवेज वेरी केयरफुल कि अगर क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली जर्मनी के ऊपर अगर बात नहीं की गई तो सिर्फ सारा आंसर जर्मनी 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 उससे भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको नाजिज्म एज एन आइडियोलॉजी जो कि दूसरे रीजन्स में भी, जर्मनी के अलावा रीजन्स में भी देखने को मिल सकती है, उसको भी आप ध्यान में रखकर अपना आंसर लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट, मिलिट्री स्ट्रेंथ है। हमारे देश की मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलिट्री बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल होनी चाहिए, उस पर कोई सवाल ना उठा सके, ये भी एक आइडियोलॉजी होती है, ये भी एक आइडिया होता है नाजिज्म के अंदर। फिर रेस थ्योरी। अब रेस थ्योरी जो है वो जर्मनी के नाजिज्म में बहुत ज्यादा डोमिनेंट रही है और नाजिज्म को थोड़ा फाशिज्म से अलग बनाती है। और वो अलग चीज क्या है? रेस थ्योरी। एक रेस को दूसरी रेस से सुपीरियर मानना, राइट। तो जैसे जर्मनी के अंदर था कि आर्यंस को सुपीरियर माना जाता था एज कंपेयर टू अदर रेसेस, इंक्लूडिंग द अफ्रीकन्स, इंक्लूडिंग द मंगोलाइट्स, इंक्लूडिंग एशियंस एंड एवरी अदर, राइट। तो ये जो आर्यन रेस थ्योरी है, ये भी एक नाजिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट जो है हिस्सा है। इसमें नॉन आर्यंस जितने भी हैं, स्लाव्स, एशियंस, कलर्ड पीपल, उनको सबसर्विएंट, उनको स्मॉलर माना जाता है, उनको सेकंड डिग्री का सिटीजन और ह्यूमन माना जाता है एज कंपेयर टू वन पर्टिकुलर रेस। फिर आती है इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। देश में सारी चीजें जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, किसी दूसरे नेशन, दूसरे एथनिसिटी, दूसरे लोगों के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट टेनेट है नाजिज्म का। सो इट इज एम्ड एट प्रमोटिंग डिक्टेटरशिप इन अ मोर एक्सट्रीम मैनर। और इसी वजह से जो पूरा नेशन है जहां पर, या पूरी जो सोसाइटी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, इकोनॉमिक कंडीशंस वो एक ही तरीके का लाने के लिए नाजिज्म जो है वो एडवोकेट करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिफाइन द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन का पहला पार्ट ही बहुत सिंपल है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है आपको। उसके बाद डिस्कस क्रिटिकली द सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। अब यहां पर ध्यान रखना है, इन यूरोप, यूरोप में क्या इंपैक्ट पड़ा है, यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो चीज यहां पर बताएंगे। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर देंगे कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। 1760 से 1870 के बीच में ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो डेवलप हो रहा है। और इसके डेवलप होने के पीछे जो अभी तक मैनुअल लेबर ज्यादा यूज होता था इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए, उसकी जगह अब हम मशीनरी पावर का ज्यादा यूज कर रहे हैं, कोल और स्टीम का हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और काम करने का जो तरीका है वो मशीन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब इस ट्रांजिशन में हम हैंड प्रोडक्शन मेथड्स को रिप्लेस कर देंगे मशीन से, ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस बनेंगे, ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट, और ज्यादा इनोवेशन जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर आएगी, ठीक है। फिर नेगेटिव, सोशल और पॉजिटिव। यहां मैंने क्या किया है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हैं वो मैंने अलग अलग लिस्ट डाउन कर दिए हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन आप लोग उस नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट्स को लिखकर आएंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई एक तरीके का इंपैक्ट आपसे नहीं पूछा गया, इसमें जनरल इंपैक्ट पूछे गए, तो वहां पर आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट्स को लिखकर आएंगे, राइट। अब ये जितने भी मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं वो चुन करके आप अपने आंसर के अंदर लिखकर आओगे वर्ड लिमिट के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मैंने ये सारी चीजें लिख दी, जैसे कि नेगेटिव इंपैक्ट में आता है कि क्लासिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। दो अलग अलग क्लासेस, हैव्स और हैव नॉट्स की बन जाती हैं। एक कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास ज्यादा एसेट्स हैं, पैसा है, वेल्थ है, और दूसरे वर्कर्स हैं जो यूजुअली एक्सप्लॉइटेड होते हैं, जिनके राइट्स को हम लोग बहुत ज्यादा कदर नहीं करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इनके प्रति जो है वो नेगेटिव होता है, एडवर्स होता है। इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज जो है इकोनॉमिक वो नहीं होते हैं। डायरेक्टली लिंक्ड विद कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तो उससे कोलोनियलिज्म को बढ़ावा मिला है। जो यूरोप की सभी कंट्रीज हैं, ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, ये सभी कंट्रीज जो है वो कोलोनियलिज्म को प्रैक्टिस कर रही हैं, दूसरे देशों को जाकर के उन पे कब्जा कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेजर चैलेंजेस आ रहे सोसाइटी में, जैसे कि ट्रांजिशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, नोबिलिटी की इंपॉर्टेंस कम होगी धीरे धीरे, क्योंकि अब पावर और प्रेस्टीज आपके स्टेटस से नहीं आएगी, आपके पास कितना वेल्थ है उससे आएगी। तो भले ही आप अपने सोशल स्ट्रेटा में नीचे हैं, आप किसी नोबल फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, बट इफ यू आर अ कैपिटलिस्ट, आपके पास वेल्थ आ गई है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बढ़ने लगता है। तो एक फ्यूडल सिस्टम से
निकल करके एक मॉडर्न सिस्टम में जहां पर पैसा रिस्पेक्ट है उसके ऊपर आप लोग चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दिस इज ऑल्सो अ इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। नई क्लासेस, अब जो पहले क्लासेस हमने देखी अभी कि हैव्स और हैव नॉट्स की क्लासेस बन गई हैं, तो उससे पहले क्लासेस क्या होती थी? नोबल्स होता था, क्लर्जी होती थी। क्लर्जी जो रिलीजियस रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है, नोबल्स जो अपने पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है, और फिर आते हैं पेजेंट्स, आम जनता। लेकिन अब क्या हो रहा है? नई क्लासेस बन रही है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास है और वेज अर्नर्स हैं। तो अब एक मालिक है और एक उसका नौकर है, राइट? अब इन फ्यूडल सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंज हो चुका है। अब ज्यादा जो पावर और प्रेस्टीज है वो पैसे वाले लोगों के साथ है, और उनके अगेंस्ट कौन लोग खड़े हैं? जिनके पास पैसा नहीं है, जो वर्कर्स हैं, जो उन कैपिटलिस्ट के फैक्ट्रीज या वेयर हाउसेस में जाकर के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, सोशल बॉन्डिंग इन विलेजेस वो ब्रेक हो रही है। पीपल जो है वो लार्ज नंबर्स में अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रूरल इकोनॉमी और हार्मनी के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। Man was now subject to rigorous discipline of the factory and the price was paid for the progress in material advancement। कि rigorous discipline अब आपको फॉलो करना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉफिट आपका गोल है, और बिल्कुल लैक्स, बिल्कुल जो लूज तरीके से काम अब टॉलरेट नहीं किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर्स। Some cities developing at a faster pace without proportionate development of basic amenities। क्योंकि हम देखते हैं आज भी ये प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शहरों में हो रहा है और गांव से, रूरल एरिया से लगातार लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन शहरों के अंदर बेसिक अम्यूनिटीज उतनी ही तेजी से डेवलप नहीं हो रही हैं। तो शहरों में आकर भी आपको बहुत ज्यादा बेसिक अम्यूनिटीज जो है वो नहीं मिल रही हैं। यू आर लिविंग एज स्लम्स, यू आर लिविंग इन स्लम्स, यू आर लिविंग एज वेरी पुअर पीपल इन दी अर्बन एरियाज एज वेल। नेक्स्ट, प्री मैच्योर डेथ बढ़ेंगी, डिजीजेस बढ़ेंगी शहरों के अंदर, क्योंकि हाइजीन नहीं है, हेल्थ नहीं है, सीवेज कंडीशन अच्छी नहीं है इनिशियली। इसके बाद लाइफ इन फैक्ट्री सिस्टम जो है वो कंड्यूसिव नहीं है फैमिली के लिए। फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, क्योंकि विमेन दे आर आल्सो कमिंग इनटू फैक्ट्रीज फॉर वर्किंग। तो जो एक ट्रेडिशनल रोल बने हुए थे जेंडर्स के, ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स जो डिफाइन थे, वो भी अब यहां पर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या आते हैं? पॉजिटिव इंपैक्ट आते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम की वजह से अब जो कमोडिटीज हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा नंबर से प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए उनके प्राइसेस जो है वो कम हो रहे हैं। तो क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई है तो डिमांड ज्यादा भी है, तब भी आपके जो प्राइसेस हैं वो कम रहेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो ब्रिटेन की जो है वो बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियल नेशंस जो हैं वो कॉलोनीज के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल और मार्केट जो है वो उनको कॉलोनीज से मिल रहा है। तो इस वजह से भी यूरोप में लेस फूड ग्रेन्स वर प्रोड्यूस्ड, द यूरोपियन कंट्रीज बिकेम नेट इंपोर्टर्स ऑफ व्हीट, मीट एंड अदर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज फ्रॉम देयर कॉलोनीज। और इससे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को भी फायदा होगा। ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, दूसरी कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं इन सामानों को, वहां भी इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, वर्किंग क्लास में खुद की आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि वर्किंग क्लास अपने आप को देखने लगी कि हम भले ही अलग अलग कास्ट जातियों से आ रहे हैं, अलग अलग क्लासेस से आ रहे हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वी ऑल आर वर्कर्स एंड वी ऑल आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ऐसा परसेप्शन हो सकता है कि वी ऑल आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय आवर बॉसेस, बाय आवर एम्प्लॉयर्स। सो एक अलग वर्कर क्लास बनती है और वहां से सोशलिज्म के और कम्युनिज्म के आइडियाज जो है वो निकलते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आती है, क्योंकि अब आप रिलीजियस डॉगमास को छोड़ करके साइंटिफिक इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हो, राइट? अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जो इनोवेशन आ रही है उससे आपकी ह्यूमन लाइफ भी जो है वो डेवलप हो रही है। एंड इन अ लॉन्ग रन हम देखते हैं कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपकी मदद करता है, और जो लोगों की खुद की आइडेंटिटी है और डिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है इकोनॉमी की, चाहे वो सोसाइटी की, वो आपकी पूरी हो रही है, राइट? सो दीज आर ऑल द इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो आप यहां पर लिस्ट डाउन कर देंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्हाई दिस रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में क्यों अकर हुआ है? तो आपको बताने पड़ेंगे वो सभी रीजंस जो इंग्लैंड को सबसे प्रोबेबल जगह बनाते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। इसके बाद डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट द प्रेजेंट। तो ये सभी अलग अलग माइक्रो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड में क्यों हुआ? व्हाई डिड इट हैपन इन इंग्लैंड, राइट? तो उसके फैक्टर्स आपको बताने। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे चेंज हुई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके बाद इंडिया से अगर हम कंपेयर करते हैं, इंडिया जो आज के समय में कंडीशंस हैं वो किस तरीके की हैं एज कंपेयर टू द लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इंग्लैंड के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो एक एक करके इन सभी चीजों का मैं आंसर दे देता हूं। मैंने यहां पर सबसे पहले बताया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो इंग्लैंड में क्यों हो रही है। सारे फैक्टर्स मैंने यहां पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इन सभी फैक्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको याद आते हैं वो वहां पर आप लिख कर आएंगे, जिसमें आपके सभी फैक्टर्स हैं। जैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ है, उसकी वजह से जो पहले बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी, तब जाकर आप इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। आप फूड प्रोडक्शन अच्छा करेंगे, लोगों को अगर भरपेट खाना मिलेगा, तभी आप दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हो और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने के काबिल बन सकते हो। अगर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ही नहीं है,
फूड इनसिक्योरिटी ये भी बहुत ज्यादा है, खाने को भी लोगों के पास नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होगा। लोग अपने खाना जुटाने में, अपनी सब्सिस्टेंस करने में ही सबसे ज्यादा बिजी रहेंगे। ठीक है, तो पहले सरप्लस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े, लोगों के पास खाने को पर्याप्त मात्रा में सामान हो, फिर आप आगे का सोचते हैं। इंग्लैंड में वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से आगे जाकर के जो लोग हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के काबिल बने। सुपीरियर स्किल्स ऑफ लेबर फोर्स, ब्रिटेन में जो लेबर फोर्स थी वो मोबाइल थी, स्किल्ड थी, और ये स्किल्ड और मोबाइल और एजुकेटेड होने की वजह से ही अगेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज पॉसिबल। फास्ट पेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंग्लैंड वाज कंपेल्ड टू इंटेंसिफाई द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज मैनुअल लेबर वाज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन का साइज बहुत स्मॉल है, लेबर स्किल्ड है लेकिन नंबर कम है लेबर का। इंग्लैंड एक आइलैंड है, आइलैंड पे कितने लोग आपको मिलेंगे, और कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट भी ऐसी हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स आप लोगों के नहीं करवा सकते, तो ऑटोमेटिकली आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। और उसकी वजह से भी वहां पर जो है ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ा है। सरप्लस कैपिटल है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड हो रहा है, यूरोप जो है बाकी दूसरी कंट्रीज में सभी के साथ जो ट्रेड हो रहा है उससे सरप्लस कैपिटल जनरेट होती है, उस कैपिटल से होती है इन्वेस्टमेंट और उससे बनती है फैक्ट्रीज, उससे आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन्वेंशंस जो हाई प्रैक्टिकल यूटिलिटी की हैं, जैसे स्टीम इंजन है, ठीक है, फ्लाइंग शटल है, कपड़ा बनाने के लिए, और स्टीम इंजन से मशीन्स को रन करवाने के लिए, ये जो बेसिक चीजें हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म देने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई प्रैक्टिकल यूटिलिटी की इन्वेंशन हो रही है। अब इन्वेंशन ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले नहीं हुई, बहुत इन्वेंशन हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो आपको डेली लाइफ में काम आए, वो इन्वेंशन आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर मददगार होती है। ट्रांसपोर्टेशन के बेटर मेथड है, रिवर्स को यूज कर रहे हो आप, रोड्स बना रहे हो, रेलवेज बना रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन द इकोनॉमी इज गेटिंग अ बूस्ट। ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ब्रिटेन की वो भी अच्छी है, लार्जली फॉरेन इन्वेजन्स नहीं आएंगी ब्रिटेन में, क्योंकि एक आइलैंड है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इजी। इसी के साथ जो यूरोप की कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन आपस में लड़ रहे हैं, बीच में पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, उसके बाद ये जो बाल्कन्स के रीजन है, इटली है, ये सब आपस में इनकी पॉलिटिक्स ही इनको रोके हुए है, लेकिन ब्रिटेन जो है इनसे काफी अलग है। ब्रिटेन इनकी पॉलिटिक्स से दूर है, ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्रीज होने की वजह से इट हैज इम्यून फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस, और अगेन दे कैन फोकस ऑन देयर ओन डेवलपमेंट। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, एंटरप्राइज है, जो एटमॉस्फेयर है वहां के जो लोग हैं वो थोड़े एंटरप्राइजिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के नेचर वाले हैं। रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो है ब्रिटेन में कम हुआ है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई ब्रिटेन ब्रोक अवे फ्रॉम द कैथोलिक क्रिश्चियनिटी इज द क्रिश्चियनिटीज इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम। तो वो चीज भी यूरोप को थोड़ा पीछे रखे हुए है, और ब्रिटेन के अंदर जो है वो चीजें रिलीजियस इन्फ्लुएंस कम होने की वजह से आप इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। रिकॉग्निशन टू मटेरियल एडवांसमेंट, ब्रिटेन में ये बात पहले ही मान ली गई कि मटेरियल एडवांसमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। राइजिंग मिडिल क्लास आपकी डेवलप हो, लोगों की प्रोस्पेरिटी बढ़े, मटेरियल कल्चर बढ़े, आपको मटेरियल सामान जो है वो लेना चाहिए। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में तो मानते हैं कि इमटेरियल डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा जरूरी है, लेकिन ब्रिटेन में माना कि ये सब कुछ नहीं होता है, आपको इसी जीवन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल एडवांसमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे चेंज हो रही है वो चीज भी मैंने यहां पर लिख दी। जैसे नोबिलिटी की इंपॉर्टेंस, ये वही जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था, नोबिलिटी की इंपॉर्टेंस वहां पर खत्म हो रही है। एक नई वेज अर्नर्स की जो है वो क्लास बन रही है, राइट। एक कैपिटलिस्ट हैं और दूसरे सोशल जो दूसरे हैं वो वर्कर्स हैं, और उसकी वजह से जो है दो अलग अलग क्लासेस बनी है, राइट। बॉन्डिंग जो है विलेजेस की वो वहां पर खत्म हो रही है, रिगरस डिसिप्लिन आ रहा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, क्योंकि अब जब फॉसिल फ्यूल्स यूज होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होगा, और दैट विल लीड टू पॉल्यूशन। अब इंडिया से अगर हम इसको कंपेयर करें तो प्रेजेंट डे इंडिया में भी हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे प्रेजेंट डे इंडिया में भी कैपिटलिस्ट हैं, बट यहां पर स्ट्रिक्ट कैपिटलिज्म फॉलो नहीं होता है, यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा से है इन दी इकोनॉमी, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट प्योर कैपिटलिज्म। ठीक है, ये इंडिया को अलग बनाता है उस टाइम के यूरोप से। रिगरस डिसिप्लिन जो है वो आपको देखने को मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, लेकिन इंडिया में उतना रिगरस डिसिप्लिन जो है वो नहीं है। डिजीजेस उस टाइम इंग्लैंड में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थी, अगेन बिकॉज साइंटिफिक एडवांसमेंट उस टाइम पे उतना नहीं था, लेकिन आज के समय में हमारे पास वैक्सीन है, आज के समय में गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है, ज्यादा अच्छी बेसिक कम्युनिटीज उस टाइम के कंपैरिजन में आज लोगों को मिलती हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा भारत के अंदर नहीं है जितनी उस टाइम यूरोप के अंदर थी। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलैरिटीज कुछ हैं, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिल्कुल इंडिया के अंदर है, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा लेकर बैठे हैं, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी ये कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही हुआ है। सोशल बॉन्डिंग इंडिया के अंदर भी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, विलेजेस के अंदर खासतौर पे, अर्बन एरियाज में तो बिल्कुल ना के बराबर है। स्लम्स जो ब्रिटेन में बने थे वो इंडिया में भी बन रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो आंसर है किस तरीके से सिमिलर है विद द प्रीवियस आंसर, बट बिकॉज द क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड डिफरेंटली, हमने यहां पर आंसर को अपना चेंज कर दिया। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जो नोट्स हमने पढ़े, जो थ्योरी हमने पढ़ी, दैट विल लार्जली रिमेन कांस्टेंट,
बट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से आपको आंसर करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज आती है कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं अपनी नॉलेज, और वो एप्लीकेशन आती है आपको आंसर राइटिंग से। और आंसर राइटिंग करने के लिए आपको चाहिए टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। यहां पर हमने आपको क्रैश कोर्स मेंस का दे रखा है, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद पर्सनल फीडबैक, राइट। टेस्ट सीरीज के अलावा हम यहाँ पर हिमाचल जीके, करंट अफेयर्स की कवरेज भी दे रहे हैं, और मॉडल क्वेश्चन आंसर 450 मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द मेंस क्रैश कोर्स। अगर आप सेपरेटली टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दैट इज आल्सो अवेलेबल। तो ये सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपने टेस्ट लिखोगे रेगुलरली, और उन टेस्ट्स की पर्सनल फीडबैक भी आपको मिलेगी इवैल्यूएशन के बाद, विच विल हेल्प यू इंप्रूव योर आंसर राइटिंग, राइट। तो इसी तरीके से अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को लगातार जारी रखो, इस मेंस के लिए भी और नेक्स्ट ईयर के मेंस के लिए भी। तभी जाकर के आप उम्मीद कर सकते हो कि मेंस एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगे और इंटरव्यू का कॉल आपको आएगा। तो इसी स्टेटमेंट के साथ आई विल कंक्लूड माय वीडियो है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।